गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम जो है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग का जो हमारा प्रैक्टिस सेट जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए हुए थे। आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है लगभग लगभग वहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि आपके द्वारा बहुत पसंद की जा रही है। और एक बार फिर से जो चैनल मुझे ऐसे लग रहा था बिल्कुल एकदम डेड पड़ चुका है उत्तराखंड एलटी के बाद से, क्योंकि समय नहीं दे पा रहा था। एक बार फिर से आप लोगों के कोऑपरेशन के कारण फिर से इसमें जान आई है। और ये जो जान अभी आपने फूकी है इस चैनल में, ये अब रुकने वाली नहीं है। एक बार फिर से हम इस सिलसिले को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे पहले वीडियो में, उसके बाद से हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। जल्दी ही आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी और काम चल रहा है उस पर भी। और प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं उत्तराखंड ये जो लेक्चरर स्क्रीनिंग के, सब एक साथ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पार्ट 2 में इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट जो हमारे चैनल पे है। और आने वाले समय में जो टॉपिक्स रह गए हैं या जिन जो भी मतलब कमी रह गई है उसको हम यहाँ पे पूरी करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले के 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। बेरिंग जलडमरू मध्य तक मैंने आपको इसमें बताया था कैसे आपको किस तरीके की ट्रिक यूज करनी है। ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चंस को लास्ट में इसी के शॉर्ट में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल नॉलेज कमीशन। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल नॉलेज कमीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोला जाता है नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन ये बोला जाता है। अब बात करें तो इसमें NKC इसको बोला जाता है NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। और इसके अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा रहा है हमसे। दौलत सिंह कोठारी, अजीम प्रेमजी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सैम पित्रोदा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाना है? सैम पित्रोदा हो जाना है। जो नेशनल जो नॉलेज कमीशन था इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछा जाता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी, अध्यक्ष तो इसके सैम पित्रोदा थे। और लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी अगर ऐसा पूछा जाता है तो 13 जून 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 13 जून 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में। उसी वीडियो को मैं यहाँ पे लेक्चरर स्क्रीनिंग के उसमें जो हमारी प्लेलिस्ट होगी उसमें भी शामिल कर दूंगा। कुछ टॉपिक हमारे सेम है जो उत्तराखंड एलटी के लिए हमने कवर कराए थे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दौलत सिंह कोठारी आपको पता है ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है 1964 से 66 के बीच में जो देखने को मिलता है आपको, जिसने त्रिभाषा सूत्र 10+2+3 का भी उसने सिफारिश की थी। तो ये दौलत सिंह कोठारी जी जो थे उस टाइम पे यूजीसी के चेयरमैन थे। हम ऑलरेडी ये इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में जो आया हुआ था उसके अध्यक्ष हैं। अजीम प्रेम जी ये तो आप जानते हैं, इनके नाम पे एक फाउंडेशन भी चलती है, विप्रो कंपनी वगैरह, आपने उसका नाम सुना हो तो अजीम प्रेम जी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इनके स्कूल भी चलते हैं यहाँ पे। एक यहीं पे अगर बात करें उधम सिंह नगर में दिनेशपुर में है और दूसरा उत्तरकाशी में भी है इनका स्कूल। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के नाम से चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या के लिए कौन सा कथन सर्वोत्तम है? जो सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सूक्ष्म शिक्षण मीन्स माइक्रो टीचिंग की बात चल रही है। माइक्रो टीचिंग पर भी आधारित हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। जो स्टेप्स हैं इसके वो भी हम बता चुके हैं उसमें, ठीक है। पहले क्या होगी? प्लानिंग होती है, फिर इसके बाद आपका जो है टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, ऐसे 6 इसके सोपान हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या के लिए कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए सर्वोत्तम कौन सा होगा, सबसे बढ़िया कौन सा होगा, मतलब बेस्ट जो होगा ऑप्शन इनमें से वो कौन सा होगा?
तो प्रशिक्षण तकनीक होगी कि व्याख्या तकनीक होगी, शिक्षण तकनीक होगी कि अनुदेशनात्मक तकनीक होगी। आपको पता है जब आपने माइक्रो टीचिंग की होगी बीएड के दौरान, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता था? माइक्रो टीचिंग का मतलब भी क्या था, किस लिए कराई जाती थी माइक्रो टीचिंग? तो माइक्रो टीचिंग का मतलब होता था स्किल डेवलपमेंट। क्या होता था? स्किल डेवलपमेंट। स्किल किससे रिलेटेड? आप जब काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो टीचिंग की बात चल रही है तो टीचिंग स्किल की बात होगी, और टीचिंग स्किल की बात चल रही है तो आपके अंदर स्किल डेवलप किया जा रहा है, तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण तकनीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, प्रशिक्षण तकनीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की अगर बात करें तो शिक्षण के बारे में आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण तकनीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और ये माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड सारे पॉइंट हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, तो ये जल्दी ही प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। आपका सहयोग चाहिए, बस अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से आपको कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इस चैनल की ग्रोथ के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका एक थोड़ा सा जो प्रयास है वो इस चैनल की ग्रोथ और एक पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए भी होगा वो, क्योंकि मेहनत अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो है फल मिल रहा है। तो फीडबैक इसलिए मैं आपसे कहता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मोटिवेटेड रखना अपने आप को, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेट अगर आप किसी दूसरे को भी कर पाएँ तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अपनी लाइफ का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि अपना तो आप कर ही रहे हैं, आपकी वजह से अगर किसी दूसरे को थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए तो इससे बढ़कर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले भी उत्तराखंड एलटी का सिलेबस भी यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया गया था। अगर बात करें इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश वाले पोर्शन का, तो टोटल सारे टॉपिक्स पॉइंट वाइज यहाँ पे कराए गए थे। शायद उसी की फ़ीस अगर किसी कोचिंग सेंटर से आप अगर कर रहे हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये होती है, लेकिन आपको सफिशिएंट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग में भी हमारी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अभी अगर ऑफलाइन की बात करें तो उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे हमारे पास ज़्यादा जुड़े हैं, तो ज़्यादा फोकस वहाँ पे रहता है, क्योंकि जब साल भर से उनको प्रिपेयर कर रहे हैं तो लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम का टाइम है तो इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम दोनों जगह जो है बराबर वो लेके चलें, एक कोऑर्डिनेशन बना के चलें। आईसीएफ क्या है? आईसीएफ देखिए, प्रतिमान निःशक्तता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है? आईसीएफ की अगर बात चले तो ये कौन से उस पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि फोकस करता है कौन से घटक पे? ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स पे जो है ये अपना ध्यान केंद्रित करता है? क्रियाकलाप एवं भागीदारी, चिकित्सीय विवरण, चिकित्सक का परामर्श, मनोचिकित्सक का परामर्श। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आईसीएफ जो बात करता है। पहले आईसीएफ है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आईसीएफ है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, द इंटरनेशनल ऐसे करके आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग करके ये आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी, या ऐसे भी मिल सकता है ICF एच करके भी आपको देखने को मिल सकता है। एच का मतलब है फिर इसी में डिसेबिलिटी एंड हेल्थ करके भी ऐड कर दिया जाता है। डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी, ठीक है, डिसएबिलिटी एक ही वर्ड है पूरा, ठीक, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है किसका? फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ का। जो डिसेबल किसको बोलते हैं, आपने उसमें भी पढ़ा होगा डिसेबिलिटी, ठीक है, दिव्यांगता जिसको बोलते हैं। एक एबल होता है, एक अनेबल होता है। अनेबल असमर्थ होता है, लेकिन डिसेबल क्या होता है? दिव्यांग बोलते हैं जिसको, ठीक है। एंड हेल्थ से रिलेटेड है। आईसीएफ प्रतिमान जो है ये निःशक्तता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये करता है एक्टिविटी और जो पार्टिसिपेशन है, क्रियाकलाप एवं भागीदारी पर ये ध्यान केंद्रित करता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या आईसीएफ प्रतिमान जो है निःशक्तता के कौन से घटक पर ध्यान केंद्रित करता है? आपको ध्यान रखना है, सी से आप ऐसे याद रखेंगे,
क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किसका है, जो फंक्शनिंग है, क्रियाकलाप कहने का मतलब है, और भागीदारी पे, इसी से यहाँ से आईसीएफ की अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो फंक्शनिंग से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। फंक्शन का मतलब ही होता है कार्य से, ठीक है। तो क्रियाकलाप एवं भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक निगरानी का मुख्य लक्षण क्या है। शैक्षिक निगरानी जो है उसका मुख्य लक्षण क्या है। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने जो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उसके उसमें से कितने मार्क्स आपने यहाँ पे गेन किए। सीरीज कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। शैक्षिक निगरानी क्या है, इससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाई गई हैं, उनको भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। शैक्षिक निगरानी जो है का मुख्य लक्षण क्या होता है। शिक्षा में जो निगरानी, यानी कि जो शिक्षा के दौरान जो निगरानी की जाती है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। प्रशासन है, निर्णय लेने की क्षमता है, शैक्षिक सेवाएं हैं, अनुशासन को बनाए रखना। तो शैक्षिक निगरानी यानी कि अपनी जो शिक्षा के दौरान जो आप निगरानी रखते हैं, यानी कि अपनी सर्विसेज देते हैं, उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो इसका शैक्षिक सेवाएं जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक सेवाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं शैक्षिक निगरानी में क्या इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है, गुणवत्ता का आंकलन करना होता है। जो टीचिंग की जा रही है, जो शिक्षण किया जा रहा है उस दौरान गुणवत्ता का आंकलन करना, ठीक है। गुणवत्ता यानी कि असेसमेंट ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता का आंकलन, मेन उद्देश्य क्या होता है, गुणवत्ता का आंकलन करना होता है, ठीक है। तो निगरानी का मतलब यहाँ पे इसी चीज़ के आंकलन से, असेसमेंट से मतलब है, ठीक, क्वालिटी असेसमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है। स्थानीय और आमने सामने के संचार को क्या कहा जाता है। जब स्थानीय हो और आमने सामने का हो, ठीक है, तो उसे उस संचार को क्या कहा जाता है। नैदानिक एकीकरण कहा जाता है, कि प्रदर्शन एकीकरण कहा जाता है, सामाजिक एकीकरण कहा जाता है, कि स्थानिक एकीकरण कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा होगा, 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक एकीकरण। क्या हो जाएगा, सामाजिक एकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा सामाजिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हम ऐसे बात कर सकते हैं, इसको स्थानीय का मतलब एक स्थान पे बैठ के हम आमने सामने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वहाँ पे हम एक सोसाइटी के रूप में बैठे रहेंगे, जैसे समूह में बैठे रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए इसको सामाजिक एकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेत है। शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेत है, क्या अभिप्रेत है, शिक्षण के गत्यात्मक जो है उपागम से अभिप्रेरित है, कहने का मतलब है अभिप्रेत है। तो कौन सी चीज़ है, गत्यात्मक जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। गत्यात्मक वर्ड मिल जाए तो गति से मतलब है, गति आत्मक संधि विच्छेद भी करेंगे तो गति धन आत्मक, गत्यात्मक में भी यण संधि होगी। जो हिंदी के स्पेशलिस्ट हैं वही इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो गत्यात्मक, गति से मतलब है मोटर से, गति से मतलब किससे है, मोटर, मोशन बोलते हैं ना गति को साइंस में। तो साइकोमोटर से यहाँ पे बात करें, मनोगत्यात्मक होता है साइकोमोटर, तो ये तो खाली मोटर से रिलेटेड है गत्यात्मक। तो किससे रिलेटेड है, शिक्षण व्याख्यान आधारित होना चाहिए, शिक्षकों को विद्यार्थी के साथ मित्रवत और उनके अनुकूल होना चाहिए, शिक्षकों को जो है ऊर्जावान होना चाहिए, विद्यार्थियों को क्रियाकलाप के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। हमने आपको बताया गति होगी, गति का मतलब होता है एक्शन से, क्रियाकलाप से होता है। तो आपके पास देखिए क्रियाकलाप जिस ऑप्शन में है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। गत्यात्मक की बात हम क्यों करते हैं, जब हम टीचिंग की बात करते हैं उसमें आपने देखा होगा जब बच्चे को सिखाया जाता है तो एक मेथड आता है लर्निंग बाय डूइंग। कौन सा आता है, लर्निंग बाय डूइंग, आपने पढ़ा होगा लर्निंग बाय डूइंग। एक होता है लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होता है, एक होता है आपका लर्निंग बाय डूइंग। तो करके सीखना जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, करके सीखना।
तो कहने का मतलब है बच्चा जब क्या करता है, जब खुद की एक्टिविटी से सीखता है तभी तो अपनी जब उसमें गति भी रहेगी उसकी, ठीक है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी हैं वो शिक्षण का गत्यात्मक उपागम से संबंधित होती हैं, ठीक है। तो आज की डेट में अगर एनसीएफ 2005 की बात करें, आपने पढ़ा भी होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, ये कहता है कि टीचर को एक क्या होना चाहिए, सुगमकर्ता का मतलब है फैसिलिटेटर, सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, जहाँ कहीं पे भी बच्चे को दिक्कत आ रही है वहाँ पे उसको सुविधादाता के रूप में सुविधा वहाँ पे प्रदान करनी है। टीचिंग नहीं करना है, कहने का मतलब है ज़्यादा अपने रूल्स नहीं थोपने हैं, बच्चे को खुद से करके सीखने पे बल देना है। बच्चा करके सीखेगा, उसमें जहाँ पे उसको दिक्कत आएगी वहाँ पे फैसिलिटेट करेगा, ये इसका एनसीएफ 2005 भी कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूचना है, सूचना क्या है, देखिए सूचना इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन बोलें या नॉलेज बोलें, ज्ञान बोल लीजिए, ज्ञान से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सूचना है क्या, ये पूछा जा रहा है हमसे। और जब सूचना या जानकारी की बात चलती है तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है जानकारी क्या है या सूचना क्या है। तो क्या होती है ये अव्यवस्थित प्रदत्त है, यानी कि जो सिस्टमेटिक नहीं होती है, कहने का मतलब। दूसरा संसाधित प्रदत्त है, व्यतिरिक्त प्रदत्त है, हमेशा क्रमिक प्रदत्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संसाधित है, ठीक है। कैसी है, संसाधित प्रदत्त है। ये कैसी प्रदत्त है, संसाधित प्रदत्त है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ENIAC का फुल रूप यानी कि पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है ENIAC। ENIAC का पूर्ण रूप हमें बताना है। ENIAC ENIAC अगर बोले तो इसका पूर्ण रूप क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का कि आंसर हो क्या सकता है वैसे इसका। इलेक्ट्रिकल नंबर इंफॉर्मेशन एक्सेस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एडवांस्ड कंप्यूटर, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल न्यू इंटरनेशनल एडवांस्ड कंप्यूटर। हमारे पास ये ऑप्शन है, हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हमें बताना है। तो ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ई से हो जाएगा, ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो देखिए इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास दो में है। अब पहला तो होगा नहीं भाई, लास्ट भी इसमें होगा नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक हो गया, N4 हो गया न्यूमेरिकल, दोनों में है, ठीक है। तीसरा इंटरप्रेटर एडवांस्ड कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, तो इंटीग्रेटर ये वाला हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर जो है ENIAC का फुल फॉर्म है। फिर से याद करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल किसको बोलते हैं, जो संख्या से संबंधित होता है। न्यूमेरिकल बोलते हैं ना आप, एक तो थियरी होती है, एक न्यूमेरिकल, ठीक है। जैसे थियरी का मतलब जो सिद्धांत रूप में होता है, और दूसरा जो जिसमें न्यूमेरिक्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। अब थियरी और प्रैक्टिकल वो चीज़ अलग है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका जो है फुल फॉर्म है ENIAC का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, ठीक। 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा साई इंग्लिश क्लासेस करके हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको हमारी क्लासेस से रिलेटेड और जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिलती हैं। एक कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने, अब जो कक्षा में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं
व्यक्तिगत अंतर यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता है कहने का मतलब है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं तो को चिन्हित करने के लिए एक शिक्षक द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए शिक्षक किसका प्रयोग कर सकता है। संकलनात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा सा आपको ये वर्ड वो लग रहा होगा, संकलनात्मक, संकल यानी कि टोटल कहने का मतलब समेटिव। जो भी टीचिंग जिन्होंने की होगी, जो यहाँ करा रहे होंगे प्राइवेट स्कूल्स में, उनको पता है समेटिव। और दूसरा हो सकता है अन्य लोगों को भी पता हो, लेकिन वहाँ पे अधिकतर होते हैं। और दूसरा फॉर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव, एक एफए हो गया, एक ऐसे हो गया, ठीक है। और ये रेमिडियल हो गया, निदानात्मक, ये समकक्ष, ठीक है, में पीयर बोलेंगे इसको। तो ये 4 टाइप के आकलन यहाँ पे दिए हुए हैं। असेसमेंट की बात चल रही है। तो जब व्यक्तिगत अंतरों को चिन्हित करने के लिए, ये कोई मतलब वो नहीं है, व्यक्तिगत अंतरों की अगर बात करें शिक्षार्थियों के बीच, कक्षा में बात चल रही है, ठीक है, क्लास में जब इस टाइप के वो किए जाते हैं तो उनको बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट बोला जाता है। निर्माणात्मक या रचनात्मक भी इसका दूसरा नाम है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसमें रचना की जाएगी, इसमें बनाया जाएगा, कहने का मतलब है जहाँ कहीं पे सीखने के दौरान वो हो रही है, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर आपने सीटेट में पढ़ा होगा तो फॉर का मतलब, फॉर्मेटिव का मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए जो आकलन है, ठीक है, सीखने के लिए जो आकलन है उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और निदानात्मक क्या होता है? उसी टाइम जब अगर सीखते समय जब गलती कर रहा है तो उसका निदान करना, उसको निदानात्मक बोलते हैं। संकलनात्मक तो आपको पता है लास्ट में समेटिव के रूप में होते हैं। छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक है। जब छात्र अधिगम को प्रभावित करने की हम बात करें तो उसमें कौन सा कारक है ये पूछा जा रहा है। छात्र अधिगम को बोलते हैं क्या? लर्निंग, ठीक है, अधिगमकर्ता का विकास। जब बीएड में आपने भी पढ़ा होगा, सीखने को ही अधिगम बोलते हैं, ठीक है। तो छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाला जो वातावरण संबंधी कारक है, ध्यान दीजिएगा, वातावरण संबंधी है, एनवायरमेंटल बोला जा रहा है। तो परिवार है, अभिप्रेरणा है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, या ये सभी बोला जा रहा है। तो देखिए वातावरण संबंधी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपको पता है परिवार, अभिप्रेरणा और मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, फैमिली हो गया, सोशल एंड कल्चरल जो विविधताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना करेक्ट आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमें बताना है, परिवार, अभिप्रेरणा और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। अभिप्रेरणा टॉपिक भी हमने कवर करा रखा है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल मेनली 2 होती हैं, ठीक, बाह्य और आंतरिक अभिप्रेरणा करके आपने पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी चीज़ें हैं वातावरण संबंधी। देखो इन्वायरमेंट आपको फैमिली से भी मिलता है, ठीक है। अभिप्रेरणा तो उसके लिए ज़रूरी है ही, आपको ये तो पता है, छात्र अधिगम को जो प्रभावित करेगा, ठीक है, किस तरीके का उसको वातावरण मिल रहा है, यानी कि जब वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट अगर कर रहे हैं आप, उसको जैसे अच्छा कर रहे हैं, जैसे कम ऑन करके भी आप बोलते हैं, तो ये करेज, साहस दिलाने के लिए, थोड़ा सा मतलब उसको प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेजमेंट के लिए। और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? वातावरण संबंधी जो है कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा है? स्वतंत्र भारत का अगर पहला शिक्षा आयोग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। आपको पता है हमने बात की थी 13 जून 2005 में, इसके अध्यक्ष श्याम पित्रोदा। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी इसके अध्यक्ष थे। शिक्षा आयोग जिसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, और 1964-66 में आया होता है। त्रिभाषा सूत्र हमने बताया, 10+2+3 के बारे में बताया। या संपूर्ण शिक्षा पे बनने वाला पहला शिक्षा आयोग था। अगर संपूर्ण शिक्षा पे बात चले तो ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम भी यहीं से देखने को मिलता है। तो संपूर्ण शिक्षा की अगर बात चलेगा, बात करेंगे संपूर्ण शिक्षा की, कंप्लीट यानी कि जिसमें तीनों टाइप की हमारी शिक्षाएँ आ जाएंगी।
तो संपूर्ण शिक्षा पे अगर बात करेंगे तो शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग जो था वो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा पे फोकस करता है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात करता है, उस पर फोकस करता है। तो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी इसके जो हैं अध्यक्ष थे, इसलिए इसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है, राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। और 14 नवंबर 1948 को जो है ये गठित हुआ था, 1948, और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट यानी कि सौंपी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहलाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग जो कि संपूर्ण शिक्षा पे था तो वो कोठारी आयोग हो जाएगा फिर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, WVL का तात्पर्य किससे है? WVL का तात्पर्य किससे है? तो वेब बेस्ड लर्निंग से है इसका। तो हमारे पास इसमें वेब बेस्ड लर्निंग कौन सा है? बी ऑप्शन, जिसको ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। वेब बेस्ड लर्निंग को और किस नाम से जाना जाता है? ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अगले अगर उसकी बात करें, लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। निम्न में से किसे अनुशासन से नहीं जोड़ा जा सकता है? किसे जो है डिसिप्लिन से नहीं जोड़ा जा सकता है? सत्ता को, दंड को, पुरस्कार को, बाल केंद्रीयता को। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर अनुशासन से जोड़ने की बात करें, सत्ता, दंड, पुरस्कार ये सभी हैं, लेकिन बाल केंद्रीयता इसमें नहीं आएगी। अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, बाल केंद्रीयता, बालक को केंद्र में रखे वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो बाल केंद्रीयता का संबंध इससे नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने इसमें डिस्कस किए। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपका फीडबैक उसके लिए ज़रूरी है, आपका कोऑपरेशन उसके लिए ज़रूरी है। एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलें वीडियो अगर पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।